नमस्ते, जी। मेरा नाम है पूर्वा। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। तो जो शख्सियत आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है, यूं तो वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जुम्मा जुम्मा जैसा बेहतरीन गाना, उसके बाद अब तुम्हारे हवाले ए वतन साथियों जैसे सैकड़ों गाने इन्होंने गाए हैं। कई सारे बॉलीवुड एक्टर्स ऐसे हैं जिनकी आवाजें डब कर चुके हैं मूवीज में। प्लेबैक सिंगर्स ऐसे हैं जिनकी आवाज में सुदेश सर गाने गा चुके हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सुदेश भोसले जी आपका। थैंक यू जी। धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो यही कि आपने डबिंग से शुरुआत की थी, आप डब करते थे। उसके बाद आप सिंगिंग में आ गए, फुल फ्लेज सिंगिंग में। तो ये जो शिफ्ट था, ये जी। जो सफर था पूरा, ये कैसा रहा और कब से मतलब शुरुआत हुई? एक्चुअली मैं 1982 में या 80s में मैं थोड़े से कुछ गायकों की आवाज़ों में अपने आप गाने लगा। पुराने जो गायक कलाकार थे, सैगल साहब, सचिन दा, आर डी बर्मन, एस डी बर्मन, किशोर दा वगैरह। और अचानक कुछ एक्ट्रेस की आवाज़ें आने लगी, अशोक कुमार उस वक्त के, ओम प्रकाश जी। और तो ये जब मैं करने लगा दोस्तों में, मजाक मजाक में, तो कुछ लोग फिर मुझे घर पे बुलाने लगे बर्थडेज में, या कुछ सार्वजनिक जो होते ना कॉलोनीज में पूजा, वहाँ ऐसे 1-2 मिनट के लिए। और अचानक एक दिन मैं एक मुकद्दर का सिकंदर फिल्म देखी, और दूसरे दिन स्कूल गया, किसी को देख के बोला, ए थोड़ा सा दरवाजा खोल दे। तो किसी ने सुना, वो बोले ये अमिताभ बच्चन जैसी आवाज लग रही थी। मतलब नहीं यार, बच्चन साहब कहाँ, मैं कहाँ। तो उसमें कुछ दोस्त मेरे पीछे पड़ गए, फिर मैंने उसको रिकॉर्ड किया। तो उसमें एक दोस्त मेरा आया मेरे पास, देव साहब का फैन था, वो टेप रिकॉर्डर लेके आया, बोले कल तू जो बोला था ना वो बच्चन साहब जैसा साउंड किया था। बोला मजाक मत कर। तो वो मुझे ना देव साहब की आवाज में एक सवाल किया, और बच्चन साहब क्या चल रहा है आजकल? तो मैंने कहा, हाँ भैया कोई शूटिंग वूटिंग चल रही है, मालूम नहीं है, सब बिजी हूँ आजकल। तो आजकल आपके बारे में बहुत कुछ सुनते हैं। मैंने कहा, "हाँ यार, ये मीडिया वाले पता नहीं क्या लिख देते हैं, अब क्या मत तो ये मजाक में हमने रिकॉर्ड किया, और जब मैंने रिप्ले करके उसको सुना, तो मुझे भी लगा कुछ नजदीक है आवाज। तो फिर मैंने उनके दीवार, जंजीर, उस वक्त की जो फिल्में थी, उनके कैसेट्स, वीडियो कैसेट्स लाके उनको लिखा, बाय हार्ट किया, फिर बाथरूम के कोने में जाके उनको घंटों प्रैक्टिस करना शुरू किया, जो रिवर्ब मिलता था ना घर। और फिर कभी स्टेज पे करता मैं, तो वो लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिलने लगा मुझे। क्योंकि उस वक्त ये 78, 79, 80s में ना कॉमेडियंस बहुत थे, जो दिलीप कुमार, अशोक कुमार, ओम प्रकाश जी, राजकुमार, उनकी आवाजें करते। अमिताभ बच्चन को किसी ने पहली बार सुना स्टेज पे, तो लोग बहुत एकदम आश्चर्यचकित हो गए। एस डी बर्मन साहब, संजीव कुमार, अनुपम खेर, असरानी, अजीत, ये कुछ नई आवाजें लोगों ने सुनी मुझसे। और ये करते करते 82 में मैं मेलोडी मेकर्स ऑर्केस्ट्रा, एक बहुत फेमस ऑर्केस्ट्रा पूना का, उसमें ज्वाइन किया। और वहाँ उस वक्त गोल्डन टाइम था वो ऑर्केस्ट्रास का, क्योंकि बहुत अच्छे गाने होते थे उस वक्त, ऑडियंस भी बहुत अच्छी थी, सुनने वाली ऑडियंस। तो उस वक्त हम लोग 35-40 शोज करते थे हर महीने, कभी कभी दिन में दो दो, तीन तीन, चार चार शो, सुबह से रात तक। और उस वक्त मुझे पता चला कि किशोर कुमार, जिनको मैं अपना गुरु मानता हूँ, वो जब भी लाइव शोज करते हैं वो मेलोडी मेकर्स ऑर्केस्ट्रा के साथ ही करते हैं। तो वहाँ किशोर दा क्या मेरा नंबर लग गया एज ए एंकर। मैं रफी साहब के एक दो गाने गा के किशोर दा को स्टेज पे बुलाता था, मतलब इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में। तो मैं रफी साहब का गाना गाता था और विंग्स में देखता तो किशोर दा बोलते, मतलब एक और गा। फिर मैं और एक गाना गाता, देखता था, बोले एक और गा। फिर 2-3 गानों के बाद बोलते, अब मुझे बोला। और फिर किशोर दा आते, और फिर वो 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, मतलब नाच। तो फिर मैं विंग्स में कुर्सी डालकर ऐसे घंटों उनको सुनता रहता। और फिर कभी कभी उनके साथ कोरस गाना, कभी कभी उनके साथ अंतरे गाना, कभी पानी पिलाना, खंजरी बजाना। मतलब 82 से 87 तक किशोर दा को इतना, क्या है ना, सुना है, अंदर उतारा है अपने आप। और उसी वक्त 80, फिर मैं ना वो मिमिक्री करते करते किशोर दा के गाने भी गाता था स्टेज पर।
हेमंदा के गाने, R.D. बर्मन साहब के गाने अलग अलग, तो पब्लिकों को अच्छा लगता था कि एक ही आदमी इतने लोगों की आवाजों में गा रहा है। और 86 में मुझे आशा जी ने सुना और उनको मेरा अमिताभ बच्चन और एस डी बर्मन इतने अच्छे लगे कि जब मैंने एस डी बर्मन का गाना गाया, अमर प्रेम का गाना था, शायद आप उस वक्त पैदा नहीं हुई थी, अमर प्रेम फिल्म का गाना है, डोली में बिछाई के कहा मोरे सजना के द्वार, तो वो जब सुना तो रो पड़ी। वो कहने लगी मुझे ऐसे लगा कि सचिन दा सामने खड़े होके गा रहे, और वो मुझे पंचम दा के यहाँ ले गए। पंचम दा ने जब मेरा सुन मेरे बंधु सुना तो वो भी रो पड़े, बोले अरे मेरे बाप की आवाज में गाते हो, ऐसा ऐसा पंचम दा बोले। और वो मुझे, और उन्होंने मुझे पहला ब्रेक दिया जलजला फिल्म में 86 में। और फिर किशोर दा के गुजरने के बाद बप्पी दा ने मुझसे बहुत गाने गवाए, और उसमें एक हिट गाना जो है वो लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता, वो गाना गाया। और फिर मैं जब जब भी इस शो से फुर्सत मिलती, मैं कल्याण जी, आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, बप्पी दा, पंचम दा, राजेश रोशन जी, अनु मलिक, जितने भी है सबसे मिलता रहता, प्लेबैक सिंगर बनने की ख्वाहिश जागी थी। और 90 में मुझे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने अजूबा फिल्म के लिए एक गाना गवाया अमित जी की आवाज में। और जब वो गाना अमित जी ने सुना तो वो ये बोले ये है कौन? तो शशि कपूर जी, मुझे जो डायरेक्टर थे फिल्म के, वो मुझे अमित जी से मिलाने ले गए। अमित जी सुरेश भोसले, तो मैं अमित जी को देख रहा हूँ, यकीन नहीं हो रहा कि अमिताभ बच्चन के सामने खड़ा हूँ। उन्होंने कहा सर नमस्ते, तो वो सामने से बोल रहे, अरे भैया हमारी आपकी आवाजें तो बहुत मिलती जुलती है, मुझे तो पता ही नहीं चला गाना मैंने कब गाया। तो मैं तो कांपने लगा, थरथरने लगा। और फिर उसके बाद जब ये उन्होंने एक्सेप्ट कर ली मेरी आवाज, तो लक्ष्मीकांत जी और प्यारेलाल जी के मन में आया कि कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट करते हैं जो पहले कभी नहीं हुआ, और तब बना चुम्मा चुम्मा। तो वो मुझे लक्ष्मी जी ने बुलाया एक दिन, बोले मैंने कुछ लिखा है, वो उनकी आवाज में सुना, उनकी साउंड में। लक्ष्मीकांत जी ऐसे बोलते, अरे ओ जुम्मा, वो कैसे बोलूं, अरे ओ जुम्मा मेरी जाने मन, मेरी जाने मन, बाहर निकल, बाहर निकल, तो आजा 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 आजा, बोले तू कल आजा, क्योंकि मैंने इतना ही लिखा है। फिर दूसरे दिन उन्होंने मुखड़ा लिखा, चुम्मा चुम्मा दे, चुम्मा दे, हाँ बोले यही चाहिए। तो इसी तरह हम लोग 8-10 दिन रोज मिलके गाना बनाया, और फिर अमित जी को डायरेक्ट सुनाया बिना माइक्रोफोन के। तो अमित जी ऐसे देख रहे हैं, बोले बहुत अच्छा है, रिकॉर्ड कर लो। और अमित जी के सामने ये गाना रिकॉर्ड हुआ। और मैं ये बहुत से इंटरव्यूज में बोलता हूँ कि अमित जी मेरे लिए मतलब बहुत नए थे, जान पहचान नहीं थी, बहुत डरा हुआ था मैं। और वो जब आपको पता है उनकी आंखों में देखना ही बहुत मतलब मुश्किल बात है। तो उस दिन मैंने डर के कुछ खाया नहीं। सुबह 9 बजे गाना शुरू हुआ रिकॉर्डिंग, रात के 2 बजे रिकॉर्ड हुआ गाना। और मैं उस दिन डर के कि मैंने कहा कुछ बिस्किट खाऊं, सैंडविच खाऊं, कुछ खराश आ जाए, डकार आ जाए, उस डर से मैंने 25 गिलास सिर्फ चाय पी उस दिन। और उस हालत में भूखे हाल ये गाना गाया मैंने। और कहते हैं ना वो रेस्ट इज हिस्ट्री कहते हैं ना, तो वो गाना रिकॉर्ड होते होते हिट हो गया। उसके बाद अमित जी तो बोले थे कि मैं इसके बाद मैं नहीं गाऊंगा, और सारे गाने सुरेश गाएगा। और उसके बाद उन्होंने जुम्मा चुम्मा इन लंदन, फिर जुम्मा चुम्मा टूर, वर्ल्ड टूर किए, और हर शो में मुझे ले जाते थे वो। और कई कई बार तो मतलब वो भी गाते थे साथ में उनके खड़े होके, मैं उनकी आवाज में गाता था। और क्या उसके बाद लोगों ने मुझे वॉइस ऑफ अमिताभ बच्चन बना दिया। और आज 31 साल हुए उस गाने को। आज भी किसी भी स्टेज पे, वर्ल्ड में के किसी भी स्टेज पे जाता हूँ तो लोग बोले अरे ओ जुम्मा, मतलब उस गाने के बगैर छोड़ते नहीं। उसके बाद कई गाने गाए, मेरी मखना, शावा शावा, सोना सोना, फिर बड़े मियाँ छोटे मियाँ। तो बस आशीर्वाद है लक्ष्मीकांत जी, प्यारेलाल जी का, अमित जी का, और सारी जनता का जो इतना प्यार दे रहे हैं मुझे। सर अच्छा, मैंने कहीं पढ़ा था कि आपके घर में क्लासिकल माहौल था। क्लासिकल से बॉलीवुड सिंगिंग, मतलब पहली बार जब पता चला घर में, पापा को पता चला, माँ को पता चला, तो तब क्या रिएक्शन था उनका? उन्होंने अप्रूव कर दिया या फिर मतलब आपको कहा कि नहीं डांटा या जो भी?
हाँ, शुरू शुरू में उनको बिल्कुल हिंदी गाने, मतलब बॉलीवुड, ये हिंदी फिल्मों के गाने पसंद नहीं थे। वो कहते थे कि हे हो, ये कोई गाने होते हैं क्या? क्योंकि वो हम लोग गोवा के हैं, और प्योर क्लासिकल, नाट्य संगीत, सुगम संगीत। लेकिन जब लोगों ने उनसे कहना शुरू करे, यार जरा आपका बेटा क्या करता, जरा जाके तो देखो, तो चुपके से एक दिन एक ऑडिटोरियम में आए, देखा तो जब मैं आता हूँ तो लोग तालियां बजा रहे, सीटियां बजा रहे, और मैं अमिताभ बच्चन की आवाज उन्होंने पहली बार सुनी। फिर धीरे धीरे वो कहते हैं ना, उनका मन परिवर्तन हो गया, उनको किशोरदा भी अच्छे लगने लगे, रफी साहब भी अच्छे लगने लगे, अमिताभ बच्चन में उनको मिमिक्री भी अच्छी लगने लगी, उनको ओम प्रकाश भी अच्छे लगने लगे। और फिर बहुत मुझे एनकरेज करने लगे वो, फिर मेरे हर शो में आके बैठते थे वो। अच्छा सर, सर और आप। शुरू में तो था हाँ। क्लासिकल, मतलब मम्मी गाती थी मेरी, सुमन भोसले। मेरी नानी भी दुर्गाबाई शिरोडकर बहुत प्रसिद्ध गायिका थी, आगरा घरानी क्लासिकल ऑल इंडिया रेडियो गायिका थी। तो बाद में धीरे धीरे हमारे घर में पहले हिंदी गाने सुनना बैंड था, फिर धीरे धीरे बजने लगे हम सब, मेरी वजह से। सर आप पेंटर, मतलब आप पेंटिंग भी करते हैं, तो जी। मतलब अभी भी करते हैं या छोड़ अभी दी? अभी भी करता हूँ, लेकिन मैं उम्र के 14 साल से 22 साल तक, मेलोडी मेकर ज्वाइन करने तक, मैं रेगुलर फिल्म के पोस्टर्स प्रिंट करता था पिताजी के साथ। और प्रेम नगर, जूली, स्वयंवर, स्वर्ग नर्क वगैरह वगैरह कई फिल्में, उनके पोस्टर्स मैंने पेंट किए हैं। और तभी मुझे नहीं पता था कि मैं इस प्रोफेशन में आऊँगा। मुझे भी लगा था कि मैं पेंटिंग करूँगा, पेंटिंग बहुत अच्छा था मेरा। मम्मी डैडी ने भी, मेरी माँ ने भी मुझे गाना नहीं इसलिए सिखाया क्योंकि उनको पता था ये पेंटर ही बनेगा। और उसकी वजह से मैं कभी क्लासिकल सारेगामा पता नहीं सा, मुझे कुछ पता नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, वो रेडियो सुन सुन के उसी वक्त मेरे ना उम्र के 14-15 साल में ही मेरे कुछ 150-200 गाने बाहर थे, और वो वही आगे जाके काम आया। और कहते हैं, मैंने जो भी किया ना, कुछ सोच समझ के नहीं किया। जब पिताजी ने स्टूडियो में बुलाया तो मैं 100% पेंटिंग करता था। जब लोग बुलाने लगे एंटरटेन करने, तो मैं मिमिक्री करने लगा। जब अच्छा रिस्पांस मिला, फिर मेलोडी मेकर ज्वाइन किया, तो पैसे भी मिलने लगे, तो और इंटरेस्ट से करने लगा। तो और जुम्मा चुम्मा के बाद तो मेरे खुद के शोज होने लगे, नाम, इज्जत, शोहरत सब कुछ मिला। तो और सबसे बड़ी बात ये कि मुझे किशोरदा मिले, लता जी, आशा जी, अमिताभ बच्चन, जितेंद्र, श्रीदेवी, असरानी, शक्ति कपूर, अमजद खान, मतलब इतने दिग्गज लोगों के साथ मैंने काम किया, वक्त बिताया, बहुत कुछ सीखा कि ये जितने भी बड़े कलाकार हैं ना, आसानी से नहीं बने या सिर्फ नसीब से नहीं बने। आशा जी आज भी, अभी पिछले हफ्ते 25 जून को हमारा षणमुखानंद ऑडिटोरियम में मुंबई के कार्यक्रम हुआ, तो जो गाने वो दम मारो दम है, पिया तू, जाने जा, लाखों बार गा चुकी, उसके भी हमने 3-4 बार रिहर्सल किया हमने। तो ये बड़े लोगों से मैंने ये सीखा है कि अपना जो जो भी प्रोफेशन है, आज आप मेरा इंटरव्यू कर रही हैं, जो भी 100% अपना दो, तो जाके आपको उस चीज में यश मिलता है। तो बहुत फॉर्चुनेट हूँ मैं कि बहुत अच्छे लोग मिले मुझे इस प्रोफेशन में। सर आपने इतने ही गाने गाए हैं, एक गाना जो आपके दिल के बहुत करीब है, वो कौन सा है? वैसे किशोरदा, रफी साहब के, लता जी, आशा जी के गाने मेरे दिल के करीब है, लेकिन वो गाना जिसने मुझे नाम दिया, सुदेश भोसले प्लेबैक सिंगर बनाया, नेचुरली वही मेरे दिल के करीब है। जो एक गाना 100 गानों के बराबर है, जुम्मा जुम्मा दे दे। अच्छा सर, मतलब अगर मैं पहली बात करूं, पुराने जो प्लेबैक सिंगर्स होते थे और अभी के प्लेबैक सिंगिंग की अगर बात करूं, तो आपके हिसाब से, आपने दोनों देखे हैं, आप इस पूरे टाइम पीरियड में रहे हैं, पहले भी रहे हैं और अभी भी, आपके हिसाब से क्या चेंज है, क्या बदलाव है, क्या कुछ चीजें बदली हैं, या फिर जैसा पहले था वैसा ही है? अ, बहुत बहुत चेंज आया। मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मैंने वो दौर भी देखा जब म्यूजिशियंस और सिंगर्स एक साथ गाना रिकॉर्ड करते थे। कई दिन उसकी रिहर्सल्स करती थी, डायरेक्टर, एक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, अरेंजर, म्यूजिशियंस, सिंगर मिलके रिहर्सल करते थे, अपने अपने इनपुट्स देते थे। तब वो जाके जब गाना रिकॉर्ड होता था, तो ऑलरेडी वो पूरे जिस्म में, पूरे दिलो दिमाग में छाया रहता था, पूरा अंदर जा चुका होता। और उसकी वजह से वो गाने, कहते हैं ना कि आज भी वो गाने फ्रेश लगते हैं, बार बार सुनो तो भी उससे हम बोर नहीं होते। अभी ऐसा हुआ है ना, ये एक 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 पुर्जा जोड़ जोड़ के गाने बने हैं। आजकल मेरे हिसाब से गाने गाए नहीं जाते, गाने छप जाते हैं।
इसमें नए जनरेशन की भी कोई गलती नहीं है। टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है कि अभी एक लाइन भी आप अगर आपकी गलत हुई है तो उसको आप दोबारा गा सकते हो। अगर आपने एक वर्ड भी गलत गाया उसको दोबारा गा सकते हो, बिना गाए हुए भी आप उसको कंप्यूटर से ठीक कर सकते हो। तो अभी थोड़ा इजी हो गया है। लेकिन अच्छा, अगर मैं कोई डुएट गा रहा हूँ तो मेरे साथ वो फीमेल सिंगर नहीं है, मैं सोचूंगा कि वो ऐसे गाएगी और ये सोच के मैं ऐसे गाऊंगा। तो वो कहते हैं ना, वो जो ब्लेंड होता है ना, जो एक आधी खिचड़ी पकती तो सारी चीजें एक साथ डलती है तब जाके वो उसकी महक, खुशबू और वो टेस्ट देर तक चलती है। तो थोड़ा सा वो टेक्निकली, मतलब टेक्निकलिटी ज्यादा हावी हो गई है गाने के ऊपर। और लेकिन मैं ये भी उसी के साथ कहूंगा कि नए जनरेशन को दोष देना बहुत गलत बात है। नई जनरेशन आप देख रहे होंगे रियलिटी शो में कितने टैलेंटेड सिंगर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं। उनको हमने एनकरेज करना चाहिए, नहीं नहीं उनको डांट के कि हमारे समय में ऐसा था वैसा था। ये नहीं, आप भी अच्छे हो, आपको जो अच्छा लगे वो करो। वो भी बहुत टैलेंटेड है, वो बहुत क्लेवर है, बहुत इंटेलिजेंट है। तो बुजुर्गों का अनुभव और इन लोगों की प्रैक्टिकलिटी या उनकी सोच, उनको सोच के अगर हम दोनों का मिश्रण हो जाए ना, मेरे ख्याल से ये आर्ग्यूमेंट, ये डिबेट होगा ही नहीं। अभी हाँ, थोड़ा सा लिरिकली कुछ गाने बहुत ही नीचे जा चुके। वो स्तर जो है ना, किसी भी आर्टिस्ट आर्टिस्ट होता है, बुजुर्ग हो या यंग हो, हर आर्टिस्ट की ये जिम्मेदारी है कि अपनी जो आर्ट है उसका दर्जा जो है वो नीचे नहीं जाना चाहिए। इवन आप देख रहे होंगे कि कॉमेडी में भी कुछ वल्गैरिटी आ गई है। तो वो हमारे ही हाथों में है और ऑडियंस के भी हाथों में कि ऐसे चीजों को रिजेक्ट करे वो। सर, आपका घर का माहौल बहुत म्यूजिकल है। आपकी वाइफ जो है वो भी इसी से ही है, वो पियानिस्ट है। तो मतलब कैसा माहौल होता है अब? कैसा माहौल है आपके घर का? सब लोग साथ में बैठते हैं तो क्या क्या सिंगिंग की बातें होती है? क्या बातें होती है? आपने काफी रिसर्च किया हुआ है शायद। मेरी जो पत्नी पियानिस्ट है, मेरी बेटी फाइन आर्टिस्ट है और पेंटर है, इंटीरियर डेकोरेटर है, ग्राफिक आर्टिस्ट है, और मेरा बेटा सिंगर है, कंपोजर है। तो क्योंकि म्यूजिकल माहौल है, और उससे भी ज़्यादा ये तीनों, क्योंकि बेटी और बेटा 2-2 साल फॉरेन में रहे हैं। मेरी बेटी ने जे स्कूल ऑफ आर्ट में उनका ग्रेजुएशन किया है, साउथहैम्पटन में मास्टर्स किया है आर्ट्स में, और बेटा भी 2 साल यूएसए रहा है। उसकी वजह से मेरी पत्नी एक बहुत अच्छी कुक है, और 2 साल बाहर रहने की वजह से बेटा और बेटी भी बहुत अच्छा खाना पकाते। तो लॉकडाउन में मेरी तो सुबह शाम पार्टी चलती। तो म्यूजिकल बातें तो होती है, और हम लोगों को तो 2 साल कैसे गए पता नहीं चला, क्योंकि जैमिंग हम लोग करते थे। मैं गाता था, मेरी बेटी पेंटिंग करती थी, बेटा गिटार बजाता था, वाइफ पियानो बजाती थी। तो चारों आर्टिस्ट होने की वजह से हमारी जो भी डिस्कशन होती है वो सिर्फ आर्ट पे होती है। और और मेरे सबसे बड़े क्रिटिक है मेरा बेटा, बेटी और मेरी वाइफ। मेरे हर शो के बाद मैं उनको पूछता हूँ कि आज का शो कैसा रहा। तो वो मेरी गलतियाँ निकालते हैं। तो बच्चों से भी मैं पूछता हूँ कि क्या और बेटर क्या होना चाहिए। तो और जब वो बोलते तो मुझे समझ में आता है कि हाँ, मुझे भी वक्त के साथ आगे बढ़ना चाहिए, बदलाव लाना चाहिए मुझमें। तो ये एक पॉजिटिव, हम लोग हमारे जो थिंकिंग है एक दूसरे में शेयर करते हैं हम लोग, अपनी अपने सोच विचार। बच्चों को से भी हम लोग राय लेते हैं, ना कि हम बच्चों पे थोपते हैं हमारी ये राय। सर, आपने इतने शोज किए हैं, आप इतनी जगह गए हैं, इतने सारे परफॉर्मेंस दिए हैं, आपकी फेवरेट आज तक की कौन सी रही है? फेवरेट? आपका फेवरेट शो या फिर आपकी फेवरेट परफॉर्मेंस, या कोई भी जगह ऐसी जहां आपने परफॉर्म किया हो और नहीं, वहां की ऑडियंस को देख के? मुंबई बेस्ट है। और उसके बाद अगर मैं इंडिया में कहूँ ना, तो सबसे ज्यादा अच्छी ऑडियंस है बंगाल की। बंगाली लोग पुराने गाने और नए गाने, पुराने आर्टिस्ट नए आर्टिस्ट उतने ही प्यार से सुनते हैं। आप 10 बार जाओ, 10 बार आपका शो हाउसफुल होता है। और बहुत इज्जत करते, बहुत प्यार करते हैं किसी भी आर्टिस्ट को, अगर आप अच्छे हो। और इंडिया के बाहर अगर कहो तो मुझे यूएसए बहुत पसंद है। वहाँ की
ऑडियंस जो आपको ऊर्जा देती है, जो एनकरेज करती है, जो तालियां सीटियां, जो आपको एनकरेजमेंट मिलता है, जो रिस्पांस मिलता है, ऐसा लगता है स्टेज से उतरना ही नहीं चाहिए। मतलब कहते हैं ना, खून बढ़ जाता है, सीना, छाती फूल जाती है। तो और मुंबई हमेशा फेवरेट रहा है, क्योंकि यहाँ हर भाषा चलती है। किसी भी भाषा में आप मराठी में गाओ, हिंदी में गाओ, बंगाली में गाओ, पंजाबी गाओ, गुजराती गाओ, सारा कुछ एंजॉय करते हैं मुंबई के लोग। सर आप कितने एक्टर्स की वॉइस डब कर लेते हैं, मतलब? लास्ट क्वेश्चन अपूर्वा। हाँ हाँ, आई एम जस्ट रैपिंग अप। या थैंक यू डियर। मुझे लगता है कुछ हेलो 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 हेलो, एम आई ऑडिबल सर? या हाँ जी। हाँ, मैंने उतना गिना नहीं, लेकिन कुछ ऐसे कुछ 20-21 सिंगर्स हैं और 27-28 एक्टर्स हैं जिनको मैं इमिटेट थोड़ा बहुत कर लेता हूँ। ओके सर, सो लास्ट क्वेश्चन इज कि अगर अभी की जो पीढ़ी है प्लेबैक सिंगिंग की, अगर आप उन्हें कुछ मैसेज देना चाहें या फिर कोई एक टिप ऐसा हो जो आप उन्हें देना चाहें, तो वो मतलब वो क्या होगा? टिप यही दूंगा कि हर इंसान को भगवान ने अलग बनाया है, स्पेशल बनाया है। अपने आपको जो भी, वो सिंगर हो या म्यूजिशियन हो या कोई किसी ऑफिस में काम करता हो, वो कार मैकेनिक भी क्यों ना हो, अगर आपको पता चले कि वो टैलेंट आप में है, तो भगवान का शुक्रिया अदा करो, अपने माँ बाप का शुक्रिया करो, उस टैलेंट की इज्जत करो, कभी भी उस टैलेंट को लाइटली मत लो। अगर आप किसी कंपटीशन में जीत जाओ तो रियाज बंद मत करो, और मेरी तरह अलग अलग आवाजों में मत गाओ, अपनी आवाज में गाओ, वही आवाज आपको दूर तक ले जाएगी। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच सर।